गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक एपेलेट कमेटी बनाए, ताकि अगर जो है सोशल मीडिया कंपनीज़ जो हैं जैसे आपके फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, ये अगर आपके कंटेंट पर कुछ एक्शन लेती हैं और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए उसके खिलाफ जाने का। तो आप उस एपेलेट कमेटी के पास जा सकते हो और उस कमेटी का जो डिसीजन होगा वो सोशल मीडिया कंपनी को मानना पड़ेगा। तो एक्चुअली आईटी रूल्स हमने भी डिस्कस किए थे ना फरवरी में ही। तो फरवरी 2021 में जो रिलीज़ हुए थे आईटी रूल्स, जो आपके सोशल मीडिया कंपनीज़ को इंटरमीडियरीज बनाया गया था जिसके अंदर, तो उसके अंदर कहा गया था कि फेसबुक, ट्विटर जैसी जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनको इंडिया बेस्ड रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। अब उन्हीं रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप जो है, आपको अगर कोई पर्सन जो है कंप्लेन करता है, जो है आपको कंप्लेन करता है कंटेंट के लिए, तो उस रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को जो है 15 दिन के अंदर जो है एक्ट करना पड़ेगा उस कंप्लेन के ऊपर। ठीक है। अब सिमिलरली अगर जो ये प्रपोज़ल है अगर ये आ जाता है, अब ये प्रपोज़ल अगर अप्रूव कर लिया जाता है, तो समझ लो जो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ने जो एक्शन लिया है, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, कंटेंट मॉडरेशन किया है अगर रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ने, समझ लो मैंने कुछ पोस्ट किया और आपको वो पोस्ट पसंद नहीं आया, आपने उसके खिलाफ रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को जो है कंप्लेन कर दी, और आपकी कंप्लेंट करने के बावजूद रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो कह रहा है कि नहीं, इस पोस्ट में तो कोई भी हमको खराबी नहीं दिख रही, तो आप जो है आपने जो कंप्लेंट की तो आपकी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, आपके पास फिर कोई ऑप्शन बचता नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ कोर्ट में जा सकते हो। तो अब ये प्रपोज़ल ये कह रहा है कि कोर्ट में जाने की बजाय अगर गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक अपील्स कमेटी बना दी जाए, तो जो आपने जैसे जो कंप्लेन किया था, आप जो है रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर के खिलाफ भी जो है उस अपील कमेटी में जा सकते हो और उस कंटेंट को मॉडरेट करवा सकते हो। तो वो अगर समझ लो इस अपील कमेटी ने कहा कि रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर गलत है, ये कंटेंट सही नहीं है, इसको रिमूव करना है, तो उस कंटेंट को उस सोशल मीडिया कंपनी को रिमूव करना पड़ेगा। तो ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी एक तरह से ऑल्टरनेटिव दे रही है यूज़र को कि वो ग्रीवेंस ऑफिसर के डिसीजन के खिलाफ जो है वो कंप्लेन कोर्ट में जाने की बजाय जो है वो ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी को कर सकता है। अब इस कमेटी में कैसे काम किया जाएगा, तो कमेटी को कहा है कि 15 दिन के अंदर जो है कंप्लेन आपकी जो आप रिसीव करते हो उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना है, उसके ऊपर डिसीजन जो है वो लेने हैं, और जो डिसीजन वो लेंगे वो इंटरमीडियरीज जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे। और इंटरमीडियरीज को कहा है कि आपने एक्नॉलेज करना है कि अगर कंटेंट कमेटी, ये एपेलेट कमेटी कहती है कि सस्पेंशन करो, रिमूवल करो या ब्लॉक करो, या अगर गलत कर दिया ऐसा, अगर समझ लो उल्टा भी तो हो सकता है ना कि ग्रीवेंस ऑफिसर ने किसी को सस्पेंड कर दिया हो सोशल मीडिया उससे यूज़ करने से, या रिमूव कर दिया हो या ब्लॉक कर दिया हो, तो उस केस में अगर कमेटी ने डिसीजन दिया कि नहीं आपने गलत रिमूव किया है, तो उसको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको कंप्लेंट जो है जो डिसीजन होगा आपके सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को वो एक्सेप्ट करना, आई एम सॉरी एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हमको ये जो है कमेटी का डिसीजन आ गया है। अब मिनिस्ट्री ने अभी तक कोई कॉम्पोजिशन नहीं बताई है कि इस कमेटी में कौन कौन जो है वो लोग होंगे, कितने लोग होंगे, तो अभी तक कमेटी के बारे में नहीं बताया है। अब क्रिटिसिज्म इसका क्या हो रहा है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ये कह रही हैं कि अब सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है वो इसका मतलब डायरेक्ट स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। गवर्नमेंट जो कंटेंट चाहेगी वो रहने देगी, जो कंटेंट चाहेगी वो हटा देगी, और ग्रीवेंस ऑफिसर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म इस प्रपोजल का किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इको सेंसिटिव जोन्स। तो इन्वायरमेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसके पास एक मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, मिनिमम 1 किलोमीटर का फ्रॉम इट्स डिमार्केटेड बाउंड्रीज। ठीक है। तो कोर्ट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट या स्टेट, अब स्टेट का कंटेक्स्ट क्या होता है, स्टेट जो है वो एज पूरे इंडिया को कह रहा है, जो इंडियन स्टेट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो जनरल पब्लिक के बिहाफ पे ट्रस्टी हैं
नेचुरल रिसोर्सेज के, वो ओनर नहीं है उसके, ट्रस्टी हैं। गवर्नमेंट जनरल पब्लिक के बिहाफ पर स्टेट एज अ ट्रस्टी एक्ट करती है और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने का उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बोला है कि नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अगर उनके पास ऑलरेडी बफर जोन बना हुआ है 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से ज़्यादा का, तो वो ऑलरेडी वही प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर कोई डिसीजन किसी जो है नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के आगे नहीं लिया गया है, तो वहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है वो लागू हो जाएगी। 1 किलोमीटर का ये सेफ्टी जोन या बफर जोन आप कह सकते हो, या इको सेंसिटिव जोन जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, अब ये इको सेंसिटिव जोन होते क्या हैं? तो ये वो फ्रेजाइल एरिया है जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर का, जो कि एक तरह से बफर एक्ट करता है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना कि आपके जो नेशनल जो है पार्क है, उसके बाद डायरेक्टली जो है वो सारी आप रिस्ट्रिक्शंस ना हटाओ, उसके बाद एक बफर जोन दे दो, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आप रिस्ट्रिक्टेड रखो, उसके बाद आप ओपन रखो। ठीक है, मतलब कि समझ लो कि 5 किलोमीटर का एक नेशनल पार्क है, उसके आसपास अगर आप सारी चीज़ें परमिट कर दोगे तो ये 5 किलोमीटर का जो नेशनल पार्क है इसके अंदर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तरह से बफर जोन बना दो बाहर आसपास 1 किलोमीटर का, या फिर जैसे आप चलो अगर हम एग्जांपल लें तो 10 किलोमीटर का जो है, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वो नेशनल पार्क है। समझ लो अगर 100 किलोमीटर का नेशनल पार्क है तो 10 किलोमीटर का बफर जोन बना दो, ताकि जो ये बफर जोन है यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ परमिटेड हों, कुछ एक्टिविटीज़ परमिटेड ना हो। तो वो जो फ्रेजाइल एरिया है, जो आपका कोर एरिया है, जो 100 किलोमीटर का जो नेशनल पार्क का, वो वहाँ पर इम्पैक्ट बुरा ना जाए। ठीक है, तो मतलब बफर जोन में ही ये इम्पैक्ट चला जाए। तो काइंड ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये इको सेंसिटिव जोन, और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी इसका प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड होती हैं, कौन कौन सी परमिटेड होती हैं, यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है इको सेंसिटिव जोन की? हमारी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को, उनको ऊपर होने नेगेटिव इम्पैक्ट होने से रोकता है, मिनिमाइज़ करता है डैमेज को। एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है, आपकी हाई प्रोटेक्शन से आप सीधा ही सारी हाई प्रोटेक्शन जोन से आप सीधा साथ में उसके नो प्रोटेक्शन जोन बना दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको बीच में एक ट्रांजिशन जोन देना ज़रूरी है, बफर टाइप एरिया, ताकि आपके जो हाई प्रोटेक्शन जोन है वहाँ पर प्रोटेक्शन सही रहे। और अगर आप बफर जोन बना के रखोगे बीच में, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप समझ लो नेशनल पार्क के बिल्कुल साथ सारी एक्टिविटीज़ परमिट कर दोगे, बहुत से लोग आना शुरू कर देंगे नेशनल जो पार्क है, फिर वहाँ से एनिमल्स बाहर मूव होना शुरू करेंगे, और वो लोगों को जो है वो उनके साथ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो इंडिया ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसको रिजेक्ट करते हुए बोला है कि यूएस अपनी लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ऐसी रिपोर्ट निकाल के इंडिया को बदनाम कर रहा है। तो ये 2021 की फ्रीडम रिपोर्ट है, उसमें मीडिया से या कुछ गवर्नमेंट अकाउंट से जो है फैक्ट्स या फिर जो है ओपिनियंस लिए गए हैं, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाई गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो यूएस के द्वारा। अब ये रिपोर्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो उनका फॉरेन डिपार्टमेंट है वो बनाता है, और ये सबमिट करता है उनकी यूएस कांग्रेस को, मतलब उनकी पार्लियामेंट एक तरह से। ठीक है, उनको ये सबमिट करता है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। वहाँ पर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 में पास हुआ था, उसके ही कंप्लायंस में ये रिपोर्ट उनको एनुअली सबमिट करनी पड़ती है। इसमें यूएस की वो पॉलिसीज़ जो है जो कि रिलीजियस फ्रीडम को प्रमोट कर रही हैं उसको हाईलाइट किया जाता है, रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, जो है पॉलिसीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए, ये सब भी जो है इसी रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे रिलीजियस फ्रीडम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड इसका ये है कि यूएस प्रेसिडेंट जब बिल क्लिंटन थे उनके टाइम पर ये लॉ आया था, यूनानिमसली पास किया था, और उसके ही तहत जो है ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम बनाया गया था, और उसके बाद ये रिपोर्ट्स जो हैं एनुअली यूएस कांग्रेस को जाने लगी हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो ये अब इंडियन मैंगोज़ का जो हमारा इशू था यूएस मार्केट में एक्सेस का, वो तो हमने लास्ट ईयर रिजॉल्व कर लिया था। तो अब जो है हमारे को ये देखना है कि जो अब अपकमिंग मीटिंग है इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम की दिल्ली में, उसमें और आगे क्या डिस्कशंस किए जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था 2021 में नवंबर में इंडिया और यूएस ने 12th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग में जो मैंगो और पोमेग्रेनेट का एक्सेस था, मार्केट एक्सेस यूएस में, उसको रिजॉल्व कर लिया था। तो अब जो है ऑफिशियल्स देख रहे हैं कि आने वाले जो है आपकी टीपीएफ है उसके अंदर क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया अभी रिसेंटली। फर्स्ट टाइम तो नहीं बना है, कई बार बन चुका है, बट इस बार जो है
हम उसको जो है रिग्रेस नहीं होने देना चाहते, हम दोबारा हम इस ट्रेंड को इंक्रीज करना चाहते हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड बना रहे। तो यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम 2005 में बनाया गया था। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जो इंडिया की मिनिस्ट्री है और यूएस का यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है, ऑफिस ऑफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो आपस में जो है डिस्कशंस करते हैं। उन्होंने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वर्किंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर बनाया हुआ है, इनोवेशन क्रिएटिविटी के ऊपर बनाया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाया, सर्विसेज के ऊपर बनाया, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के ऊपर बनाया हुआ है। तो ये आपस में डिस्कशंस करते हैं और जो है ट्रेड रिलेटेड इशूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये अब आने वाले टाइम में जब मीटिंग होगी तो इसमें देखा जाएगा कि किस टॉपिक पर जो है हम अपने ट्रेड के जो है इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तुर्की। तो आपको पता होगा कि टर्की जो है उन्होंने अपना नाम बदल लिया है, तुर्की कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट भी दे दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गई है। और क्यों उन्होंने नाम चेंज किया, क्योंकि डोमेस्टिकली जो है वो वहाँ के लोग अपनी कंट्री को तुर्की ही बोलते हैं। जो टर्की वर्ड है वो तो आपका इंग्लिश नेम है। तो 1923 में जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो इंग्लिश नेम टर्की दे दिया गया था। और वहाँ की गवर्नमेंट को जो है ऑब्जेक्शन भी थी, क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में टर्की शब्द का मतलब जो है वो स्टूपिड या सिली पर्सन होता है। तो वो नहीं चाहते कि उनकी कंट्री का मतलब नाम स्टूपिड या सिली पर्सन हो। तो क्या कभी और कंट्रीज़ ने अपने नाम चेंज किए हैं ऐसे? यस ऑफ कोर्स। जैसे नीदरलैंड जो है वो पहले हॉलैंड कहते थे उसको, उसने नीदरलैंड्स कर लिया। फिर नॉर्थ मैसेडोनिया जो है जो नॉर्थ मैसेडोनिया है उसका नाम पहले मैसेडोनिया होता था। फिर पर्शिया का नाम जो है अब ईरान हो गया है। थाईलैंड जो है उसको पहले हम सियाम कहते थे। जिम्बाब्वे को हम रोडेशिया कहते थे। तो रोडेशिया जो है वो कॉलोनियल नाम था, तो उन्होंने इसको बदलकर जिम्बाब्वे कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो अब आपको पता ही है कि ये 5 जून को मनाया गया है। हर साल जो है 5 जून को ही मनाया जाता है। 1973 से मना रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये मीटिंग जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1972 में हुई थी 5 जनवरी को, लेकिन 5 जनवरी से 16 जनवरी को, लेकिन 16 जून तक, आई एम सॉरी नॉट जनवरी, मेरे मुंह में जनवरी आ रहा है बार बार, बट इट्स जून। ठीक है, सो 5 जून को हम मनाते हैं दिन। तो ये 5 जून से 16 जून को जो है ये आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। और 1973 से हमने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है इस डे को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना शुरू किया। तो आपको एक फ़न फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1972 में जो स्लोगन था जो उस टाइम पर उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का, ओनली वन अर्थ, इस साल का थीम भी वही है। इस साल का भी थीम जो है वो ओनली वन अर्थ है, जो कि 1972 का स्लोगन था। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, क्वेश्चन में आ सकता है आपको। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सारस क्रेन। तो गुजरात के कुछ विलेजर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फार्म को आर्टिफिशियल वेटलैंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो सारस क्रेन है उनको बचाया जा सके। तो ये सारस क्रेन जो है नॉन माइग्रेटरी क्रेन है, ओपन वेटलैंड्स में खासकर पाया जाता है और ये टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इंडिया में इसको शेड्यूल 4 में प्रोटेक्शन मिली हुई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, और इसको IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी जो है वो घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गेट एनालिसिस। तो ये गेट एनालिसिस क्या टॉपिक है कि अभी एक स्पेशल कोर्ट मुंबई ने एक डेथ सेंटेंस दिया एक 44 ईयर ओल्ड मैन को फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ वुमेन। एंड गेट एनालिसिस जो है इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस के तौर पे इमर्ज हुआ है। तो गेट एनालिसिस क्या होता है कि आपके चलने के तरीके से आपको जो है आपको जो चलने का तरीका है उससे आप इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि मैनर ऑफ वॉकिंग या फिर पैरों पे आप कैसे चलते हो, उससे जो है वो आप गेट एनालिसिस करके पता लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार समझ लो कि कोई इंजरी है आपके पैर में या पेन है, तो आपके चलने के तरीके से वो पता लगाया जा सकता है गेट एनालिसिस करके कि वो पेन कहाँ पे आपके पैर में ओरिजिनेट हो रही है या वो इंजरी कहाँ पे आपके पैर में ओरिजिनेट हो रही है। तो हो सकता है कि इस केस में जो है वो पर्सन जो है किसी कंटेक्स्ट में उसकी चलने की जो है वो
जो स्थिति हो वो डिफरेंट हो, मतलब जो पता लग रहा हो गेट जब आपने उस पर्सन को चलते हुए देखा कोर्ट ने कि हाँ ये बड़े यूनिक तरीके से चल रहा है, और जब उस पर्सन का फिर जब ऑफकोर्स एविडेंस कैसे कलेक्ट किया होगा, जब कोर्ट में देखा गया कि यस कोई इस जगह पर पर्टिकुलर पॉइंट पे चोट लगी हुई है या इंजरी है, तो उससे प्रूव हो गया कि ऑफकोर्स ये जो पर्सन हमको वीडियो एविडेंस में दिखा है ये वही पर्सन है जो इस तरह से चलता आ रहा था, और आपके भी जो है वो इस जगह पे जो है इंजरी या पेन है, और इसी से जो है उस पर्सन को ऊपर ज़ीरो इन किया गया और उसको जो है वो ये फांसी की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेव सॉइल मूवमेंट। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने सेव सॉइल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया या अटेंड किया उनको। तो ये एक मूवमेंट है ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट जो डिटेरियोरेटिंग सॉइल हेल्थ है। तो जो आपके सदगुरु जी हैं उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था मार्च में इसी साल, और इसमें मोटिव यही है कि जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लोग हैं उनको सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जो है वो बताया जा सके और लोगों को रैली किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट। तो अभी रिसेंटली जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट मिला है। एक सी ग्रास है बेसिकली ये, इसकी जो है लेंथ है वो 180 किलोमीटर है। तो इसका नाम रिबन वीड है या फिर पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस, और इसको शार्क बे ग्रुप ऑफ आइलैंड पे इसको डिस्कवर किया गया, और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न, नॉट इम्पॉर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको फाइंड किया, और ये 20,000 हेक्टेयर के आसपास का एरिया जो है वो कवर कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, स्टेराइल मतलब क्या होता है कि अभी आगे अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। 4500 साल पुराना ये प्लांट है और अभी स्टेराइल हो चुका है, अब आगे अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। स्टेराइल मतलब व्हेन यू कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स एनी मोर। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Grievance Appellate Committee. So recently the Ministry of Electronics and Information Technology has proposed the setting up of government appointed appellate committees. So for what purpose this suggestion has been made? So actually what has happened is that that social media companies, they hold a considerable amount of power while moderating your content, or while even they use this term moderating the content, but actually they are controlling your content. So in case, let's suppose that your account gets suspended, and who gets to take this decision? The social media company only. So you do not have any option. Let's learn this through an example. So let's suppose that you posted something on Facebook, and then they gave you an email, or even they informed you through any source that your content that you have posted violates our rules, that's why we are suspending your account. In that case, you do not have any option but to approach the court. Okay, so apart from approaching the court, you do not have any other option. So the Ministry of Electronics wants that government appointed appellate committees should be there, so that in case a user is not happy with the decision taken by the social media intermediaries, they will have the option to approach these government appointed appellate committees, and these appellate committees would then ask the social media companies to take the corrective measure. So what is the background of this story, or what is the background of this topic? So you know that IT rules were released in February 2021, and it mandated that there should be India-based resident grievance officers, and they should be appointed by these, of course, social media companies, which were named as intermediaries. So if a user has any issue with an account or any piece of content on the social media platform, they can complain to the company's grievance officer, which who will have to act and dispose of that complaint within 15 days. So like I was giving you an example, that in case, let's suppose that I posted something and you did not like it, so you flag that content and you ask the grievance officer that this content is not good, and this account should you should take action against it. But let's suppose that grievance officer says that no, it is fine, we do not find anything bad with this content. So then you would not have any other option apart from approaching the court. But in this case,
government wants that between this court and this resident grievance officer, we can appoint government appointed appellate committees who will take action against the who will review this complaint and who will suggest action to the grievance officer. So what would happen is that if a user, let's suppose, it is not satisfied with the content moderation decision which has been taken by the company's grievance officer, they can then appeal before the government appointed appeals committee. Otherwise, if there is no committee, then they would have to approach the courts. But now, if there would be grievance appellate committees, then there would be an alternative to a user, alternative for a user as against the grievance officer. Okay, so how this committee is proposed to be work, and they are saying that this committee will dispose of the appeals which will be given to them within 15 days of receiving them, and its decision will be binding on the intermediaries. So how these decisions would be binding? So like I was telling you that if you're not happy with the decision taken by the grievance officer, then you would complain to the appellate committee, and these intermediaries, these social media intermediaries, would have to acknowledge that we have received a complaint, or we have received an action against this particular content which we have already analyzed through our grievance officer, and within 24 hours they would have to acknowledge that they have received this complaint. And of course, currently no composition of the committee has been specified by the government, and once they receive this complaint, they would have to act on the decision that has been taken by the committee. So basically, government would be the final arbiter. Of course, apart from the courts, government would become the final arbiter on the content that you post on social media, and it would not be the social media company but the government that would scrutinize the content directly from the social media. So this is also the criticism of this proposal. Civil society groups are saying that all the content on social media would come under the direct scrutiny of the government, and let's suppose they would start erasing the content which is critical of them, and they would start promoting the content which is favorable to them. So also there is also another criticism that it would also place additional responsibilities on the grievance officers. So how this grievance, so currently grievance officers would be able to just dispose of the complaint after analyzing it, and their decision would be final. But in case this appellate committee comes into picture, then they would be they would have another layer in their work, because then appellate committee would also give them the decision which they would have to enforce, and they would have to comply for their for these appellate committee guidelines also. So this is the criticism of this proposal. So the next topic is eco-sensitive zones. So Supreme Court has directed that every protected area, national park or wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum 1 kilometer. Okay, from their, of course, demarcated boundaries. So the court also said that the court has said that the state is a trustee on behalf of the general public for the natural resources, and they are not the owner of natural resources, so they have the liability to protect these natural resources. In case any national park or protected forest area already has such a buffer zone of 1 kilometer, then it would prevail. But in case any national park does not have it, then this decision would be applicable on that national park or protected area. So what are these eco-sensitive zones? So basically, these eco-sensitive zones are the buffer areas which exist within around the protected areas like national parks or wildlife sanctuaries, so that there is no direct contact between national parks and wildlife sanctuaries, which would, of course, if it happens, then it would be detrimental to the habitat of flora and fauna. Okay, so that's why it is being suggested that the width of this ESZ should be at least 1 kilometer. Of course, it would depend on the size of national parks and protected areas. So these eco-sensitive zones act as kind of shock absorber or buffer zones.
And certain activities are of course prohibited in it, and certain activities are permitted in it, and these are mentioned here of course. And like this is also the significance of ESG, that these are the transition zones, and they help in minimizing man animal conflict also. And certain activities are regulated so that there is no direct contact between national parks or wildlife sanctuaries and the uh, outside territory. So the next topic is International Religious Freedom Report. So India has rejected the criticism that the U.S. State Department report on religious freedom has embarked against India. So India has said that the vote bank politics in the U.S. is guiding this religious freedom report. So this report is actually released by the Department of State, and it is an annual report to the U.S. Congress, which is in compliance with the International Religious Freedom Act of 1998. And it highlights the US policies on promoting religious freedom across the world. The then US President Bill Clinton in 1998 passed this law, and it made it mandatory for the Department of State to present this report to the US Congress. Then it also established this Office of International Religious Freedom. So the next topic is India-US Trade Policy Forum. So after resolving the issues of mango and pomegranate exports or market access of these products to the US market, the India-US Trade Policy Forum is now going to meet very soon, and they are looking forward to discussing about more subjects which are frictional between the two countries. So what is this India-US Trade Policy Forum? So actually this forum was established in 2005, and it brings together the Ministry of Commerce from India and Office of US Trade Representative from the US, and they basically have established some working groups like groups on agriculture and innovation, investment, services, tariff and non-tariff barriers, so that they can remove the frictional points at this trade policy forum itself. So the government does not have to invest directly so much, and the smaller issues can be resolved at this forum only. So the next topic is Turkey. So Turkey will be the new name of Turkey, and this has been accepted by the United Nations also. And why Turkey has changed its name? Because they are saying that citizens in Turkey already were referring to their country as Turkey, but this name Turkey was the English name of the country, which it got after the independence of the country in 1923. The government of Turkey was also not happy with the Cambridge Dictionary's term Turkey, which means a stupid or a silly person. So it is not the first time that a country is changing its name. Certain countries have already changed their name, like Holland changed its name to Netherlands, Macedonia changed its name to North Macedonia, Persia changed its name to Iran, Thailand, Siam changed its name to Thailand, Rhodesia changed its name to Zimbabwe. So mostly these were the colonial names. Old names were the colonial names. After independence, they generally changed their names to the original names that they associated with their culture. So the next topic is World Environment Day. World Environment Day was celebrated recently on 5th of June 2022. It marks the day when the Stockholm Conference on Human Environment was conducted in 1972. Surprisingly, the theme of this year is also the same as the slogan for the first United Nations conference, which was held in Stockholm in 1972. So the theme is Only One Earth, and we are celebrating this day since the year 1973 under the United Nations Environment Program. So the next topic is Saras crane. So Gujarat villagers have turned their farm into artificial wetland to save Saras crane eggs. So Saras crane is basically a large non-migratory crane. It is found in open wetlands. It is the tallest flying bird in the world, and it is protected under the Schedule 4 of Wildlife Protection Act, and it is also categorized as the vulnerable species in the IUCN Red List.
So the next topic is gate analysis. So recently, a Mumbai court has given a death sentence to a 44-year-old man for the rape and murder of a woman. So what happened is that this gait analysis basically analyzes the way you walk or how you move on foot. So if you have a, let's say, suppose that you have a particular kind of injury on your leg, so your manner of walking would be according to that. So this gait analysis would be able to help that this person is walking in certain manner, so it means that this person has an injury in that particular area. Okay, so when this 44-year old man came into the court found that this particular man had an injury, and and this CCTV report also said that I also confirmed that this the man was walking it through a particular this the man was walking in a particular format. So performing this gait analysis helped the court or the investigative agencies to zero in to the source of injury or the pain, or to determine that this person walks or stands in this particular way. So the next topic is Save Soil Movement. PM Modi recently attended this program on Save Soil Movement in New Delhi. So this is a global movement to increase awareness about deteriorating soil health. It was started by Sadhguru in March 2022, and the aim is to rally environmentally conscious people around soil conservation. The next topic is world's largest plant. So recently, you know that the world's largest plant was discovered uh, of the west coast of Australia. It is a seagrass basically, and its length is about 180 kilometer. It is also called the ribbonweed or the Posidonia australis, and it has been discovered in Shark Bay. And it is almost 4,500 years old, and this has covered an area of about 20,000 hectares. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.